हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ, अभी आप पढ़ेंगे अगला ग्रंथ तुजू के जहांगीरी। इसे जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा है। इसे तारीख सलीम शाही वाकियात जहांगीरी, जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जहांगीर के शासनकाल के प्रथम 18 वर्षों का वर्णन मिलता है। आरंभिक 12 वर्षों का वर्णन स्वयं जहांगीर ने लिखा है और बाद के 6 वर्षों का वर्णन अर्थात 13वें से लगा करके 18वें वर्ष तक का वर्णन जो है मुताबिद खां को क्यों दिया था और उन्होंने लिखा है। बाद में क्या है कि इसका कारण यह है कि मुताबिद खां को इसलिए दिया था क्योंकि वो जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हो गया था और वो लिख नहीं पा रहा था, इसलिए उसको दिया था। लेकिन मुताबिद खां ने भी कुछ समय लिखा और फिर उससे लिखना बंद कर दिया कि वो आत्मकथा के रूप में आगे क्यों लिखे, ये कुछ सोचा होगा और बंद कर दिया उसने लिखना। जबकि सम्राट तो ये चाहता था कि उसकी आत्मकथा के रूप में इसे लिखता रहे, है ना। तुजू के जहांगीर में जहांगीर के शासनकाल के प्रथम 18 वर्षों का वर्णन लिखा है और तुजू के जहांगीरी के पूर्व मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बावरी लिखी थी, जिसका अनुवाद अकबरनामा के रूप में अबुल फजल ने किया था। अब है तुजू के जहांगीर का लेखक। जहांगीर पूर्ण रूप से भारतीय था। इसलिए भारतीय था क्योंकि उसका जन्म भी यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में हुआ था। उसकी माँ जो है वो जोधाबाई थी और बादशाह जो है अकबर अब भारत की उसकी पीढ़ियाँ ही अब यहाँ रहने लग गई, तो वो पूर्ण रूप से उसका जो वो मतलब पूर्ण रूप से वो भारतीय था। उसका बचपन, युवावस्था सब कुछ भारत में ही बीता था। तो इस तुजू के जहांगीरी जो है उसमें भारत की जलवायु, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों से उसका जो लगाव था, सिंहासन रूढ़ होने के बाद जहांगीर ने अपने शासनकाल की घटनाओं को बड़े क्रमबद्ध तरीके से आत्मकथा के रूप में इसे लिखा है। उसकी मतलब ऐसे कहते कि आत्मकथा के साथ साथ उसने यहाँ की जलवायु, वनस्पति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, धर्म, विभिन्न वर्गों का पारस्परिक संबंध आदि को भी बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। इसलिए जहांगीरनामा तुझी के जहांगीरी का जो मतलब वो है, यह महत्व बहुत बढ़ जाता है। तुजू के जहांगीर के शासनकाल के बारे में जानकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत और प्रामाणिक ग्रंथ है। इससे हमें न केवल जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, बल्कि तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति का भी पता चलता है। उसने प्राकृतिक सौंदर्य का, क्योंकि जहांगीर को बागवानी का बड़ा शौक था, तो वो क्या है कि इस वजह से उसने कश्मीर में बगीचे बनाए थे, डल झील का निर्माण किया था, मैंने बहुत सारे बगीचे बनाए थे इसने जहांगीर ने। और दूसरा उसका जो प्रमुख शौक था वो था चित्रकारी का। इसलिए जहांगीर तुजू के जहांगीर में लिखता है कि अगर किसी ने आंखें बनाई हो, किसी ने नाक बना हो या किसी ने होठ बनाया हो, तो वो उस चित्र को पूरी तरह से पहचान जाएगा कि इस होठ को किस चित्रकार ने बनाया है, आंखों को किस चित्रकार ने बनाया है और नाक को किस चित्रकार, यानी कि उसको इतनी बारीक जानकारी थी चित्रकारी में। चित्रकला में उसको बहुत ही ज़्यादा शौक था। उसने सर टॉमस रो से चित्रकला को सीखा था, है ना। तो इस वजह से और जहांगीर को मतलब ये भी एक बहुत बड़ा शौक था और फूलों से, वृक्षों से, फलों से और इससे से उसे बड़ा प्रेम था। इसलिए उसने बहुत सारे बगीचे बनाए थे। उसने पशु पक्षियों की छोटी छोटी गतिविधियां और उसकी आदतों का भी बड़ा सूक्ष्म रूप से इस ग्रंथ में विवेचन किया है। यानी कि उसने अपने चित्रकारी का शौक, उसकी बागवानी का शौक के साथ साथ पशु पक्षियों की छोटी छोटी आदतों का भी उसने वर्णन किया है। समय समय पर यहाँ भारत में जो प्राकृतिक प्रकोप हुए, महामारियाँ चली,
क्या क्या गांव के गांव उजड़ गए, ये सब चीज़ें उसने तुजू के जहांगीरी में बताई हैं। तुजू के जहांगीरी में अकबर की सुलहपुर की नीति ने हिंदू और मुसलमानों में आपसी संबंध किस सीमा तक प्रेम पूर्वक बना दिया था, इसकी जानकारी भी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। स्वयं जहांगीर भी इसका समर्थक था और उस पर अमल करने का प्रयास करता था। वो भी धार्मिक दृष्टि से इतना कट्टर नहीं था, उदार था। ठीक है। और आगे जो है अकबर के शासनकाल में की घटनाओं की जानकारी इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। जहांगीर से संबंधित घटनाएं तो उसने आत्मकथा के रूप में लिखी है ना। और सर्वप्रथम इसमें जहांगीर के जीवन काल की इसकी बहुत कुछ घटनाएं ऐसी भी जिसका घटनाओं का उपयुक्त विशेषताओं के साथ साथ हम तुजू की जहांगीरी के कुछ दोष भी मिलते हैं। सर्वप्रथम तो इसमें जहांगीर के जीवन काल की संपूर्ण घटनाओं का उल्लेख भी नहीं है। जहांगीर ने इसमें अपने शासनकाल के केवल 18 साल जो आरंभ के हैं उसी का ही वर्णन किया है। दूसरा, उसने कुछ घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है। कुछ घटनाएं जो उसे प्रिय नहीं थी उसे भी नहीं बताया, जैसे उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, शेख अफगन की मृत्यु किस कारण से हुई थी, नूरजहां के साथ उसके किस तरह से शुरुआत के संबंध बने थे और कैसे विवाह किया था, वो उसने बताया था। तो इसने इस तरह से उसमें वो भी बताना चाहता तो कर सकता था, लेकिन नहीं बताया। इसमें कई घटनाओं को उसने छोड़ दिया है ना। वो क्यों बताएगा, अपने दोषों को कौन बताता है ना। तो ये बात भी है। इसके अलावा उसने जैसे कि विरोधियों के कार्यों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, जैसे कि खुसरो खां जहांगीर का पहला बेटा जो मानबाई से हुआ था, राजा बारमल की लड़की थी, बारमल ने भगवान दास की लड़की थी मानबाई, उससे उसकी शादी हुई थी किसकी, शहजादा सलीम जहांगीर की। और फिर उससे खुसरो पैदा हुआ था, तो उसके विद्रोह के बारे में उसने कटु आलोचना की है। तो इसी तरह से कई ऐसे दोष मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्रंथ जो है उपयोगी नहीं है। वो बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है। मध्यकालीन इतिहास में जानने का बहुत ही प्रथम मतलब 17वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों जो थे उसके बारे में, उसका इतिहास जानने के लिए बहुत सहायक ग्रंथ है। इलियड और डाउसन जो था उसमें डाउसन ने ये जो है इस ग्रंथ को दुर्लभ ग्रंथ कहा है, क्योंकि इसकी भाषा और बहुत ही सरल है और बहुत ही फारसी भाषा में इसको लिखा गया है ना। तो इस तरह से हमें मान लिया जाए कि जहांगीर जो है, जहांगीर की योग्यता का भी पता चलता है कि उसने ऐसे ग्रंथ की रचना की थी। तो ये ग्रंथ, इसके बाद हम दूसरा है इकबालनामा-ए जहांगीरी। इकबालनामा-ए जहांगीरी का लेखक मोतमीद खां ईरान का निवासी था। भारत में आने के पश्चात उसको तुरंत सम्राट जहांगीर से परिचय हुआ और जहांगीर ने अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में मोतमीद खां की पदवी दी। शासन के 90वें वर्ष में वो शहजादा खुर्रम की सेना में बख्शी नियुक्त हुआ और मोतमी खां के शाहजहां के साथ अच्छे संबंध थे। इस कारण उसके सिंहासन रूढ़ जैसे शाहजहां हुआ, उसकी बहुत तरक्की हुई। शाहजहां के शासनकाल के दूसरे वर्ष में वह मीर बख्शी के पद पर नियुक्त हुआ। उसका मनसब बढ़ा चढ़ाकर 4000 जात और 2000 सवार कर दिया गया। शाहजहां के शासनकाल के 13वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई थी। इकबालनामा की रचना मोतमीद खां ने जहांगीर के शासन काल में उसके आदेश पर ही की थी और इसको 3 खंडों में बांटा था। पहला खंड जो है उसमें मुगल वंश का तैमूर वंश से लेकर के बाबर और हुमायूं तक के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन है। तीसरे भाग में जहांगीर के शासनकाल का वर्णन है, जहाँ जहांगीर के शासनकाल के 70वें वर्ष तक का ही वर्णन है, घटनाओं का वर्णन मिलता है।
जो तुजू के जहांगीर से दिया गया है, और यह एक संक्षिप्त ही रूप है। जहांगीर के शासनकाल के लिए विशेष रूप से उसके शासन के 13वें वर्ष से लेकर उसकी मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन इसने विस्तार से किया है, जो अन्य किसी रचना में नहीं मिलता है। मोतनीद खास वही जहांगीर के समय में मुगल केंद्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुका था और बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं को उसने खुद ने देखा था, इसलिए उसे बहुत सारी घटनाएं उसको याद थी, जानकारी थी, इसलिए आंखों देखी थी, इसलिए उसने इस ग्रंथ में लिखा है, इसलिए बड़ा विश्वसनीय ग्रंथ माना जाता है। लेकिन इकबालनामा में जहांगीरी में कुछ दोष भी है, जैसे मोती खान ने अपने इस ग्रंथ की रचना जहांगीर के आदेश पर की थी, अतः उसने बहुत कुछ उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया है जो जहांगीर के चरित्र को उज्जवल बताते थे। इस कारण वह उस समय की सभी घटनाओं का निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने में असफल रहा है। फिर भी डाउसन कहता है कि ये कोई इतना ऐसा नहीं है कि ये एक महत्वपूर्ण रचना नहीं है, बल्कि ये मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए, विशेषकर जहांगीर के समय को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसे फारसी भाषा में लेखक ने लिखा था। अब जो है बादशाहनामा का लेखक मोहम्मद अमीन गंजीवी, जैसा कि उसके ग्रंथ से जानकारी मिलती है, शाहजहां के शासनकाल के 5वें वर्ष में शाही सेवा में प्रविष्ट हुआ था और अपने प्रथम रचना में गंजीवी ने शाहजादा औरंगजेब की सुधागर नामक हाथी से हुई मुठभेड़ का वर्णन करता है। सम्राट ने इसकी रचना की काफी प्रशंसा की थी। इसके पश्चात उसने शाहजहां के बुंदेला अभियान पर भी एक रचना की। शाहजहां इस रचना से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने गंजीवी को दरबारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त कर दिया। शाहजहां ने अपने शासन के 8वें वर्ष में उसको उसके शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। इस प्रकार शाहजहां के आदेश पर इस ग्रंथ की रचना बादशाहनामा या पादशाहनामा भी कहते हैं, उसकी रचना की। इसमें उसने सर्वप्रथम शाहजहां के शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास लिखकर बादशाह के सामने प्रस्तुत किया, किंतु ऐसा लगता है कि शाहजहां की गंजीवी इसकी शैली पसंद नहीं आई, अतः उसने आगे का हाल लिखने से रोक दिया। इस प्रकार गंजीवी ने बादशाहनामा में शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का ही वर्णन किया है। इस रचना को गंजीवी ने 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में शाहजहां के बालपन से लेकर सिंहासन रूढ़ तक की घटनाओं का वर्णन किया है। दूसरे भाग में शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों की घटनाओं का वर्णन किया है, और तीसरे भाग में उसने उस समय के प्रमुख संतों, फकीरों, विद्वानों का उल्लेख किया है। अपने इस ग्रंथ में गंजीवी ने अपने सरस्वत शाहजहां के प्रति काफी उदारता दिखाई है। तो इस तरह से हम जो मानते हैं, ये ग्रंथ जो है फारसी भाषा में लिखा गया है, और ये एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है शाहजहां के इतिहास को जानने के लिए, शाहजहां के काल को जानने के लिए, है ना। अच्छा, अब आगे हम लिखेंगे। आगे जो एक ग्रंथ है बादशाहनामा, वही पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। केवल जो है ये उच्च कोटि का विद्वान था ये, और इसकी शैली जो है बहुत ही सरल है। उसकी मृत्यु जो है 1654 में हुई थी। अब्दुल हमीद स्वयं अपनी इस रचना की भूमिका में लिखता है कि शाहजहां की इच्छा थी कि उसने जीवन काल की घटनाओं को एक अबुल फजल की शैली में कोई लिखे, तो जैसे इसमें ऐसा और लिखा जाए, तो उसने ऐसी ही शैली का
परिचय देते हुए इस ग्रंथ को लिखा है, क्योंकि मौलवी खान से पहले लिखवाया गया था, लेकिन ये पसंद नहीं आया शाहजहाँ को, इसलिए फिर अब्दुल हमीद लाहौरी को आगे जो इस ग्रंथ को लिखने के लिए कहा था। तो उसने जो बादशाहनामा या पातशाहनामा की रचना की थी। बादशाहनामा में लाहौरी ने शाहजहाँ के शासनकाल के प्रथम 20 वर्षों के इतिहास का विस्तार से वर्णन किया है। इसके बाद वृद्धावस्था के कारण वह आगे के वर्षों का इतिहास नहीं लिख पाया। इसी 20 वर्षों के इतिहास को लाहौरी ने 10-10 वर्ष के इतिहास के रूप में 2 खंडों में बांटा है। पहले खंड में सामान्य घटनाओं के वर्णन के साथ साथ वह यथास्थान शहजादों और उस समय के प्रमुख अमीरों का विवरण देता है, और वो क्रमबद्ध तरीके से देता है, और इसमें वह अमीरों की श्रेष्ठता का ध्यान भी रखता है। आरंभ वह 9 हजारी अमीरों से करता है और अंत में 500 सवार के मनसबदारों का विवरण देता है। शहजादों अमीरों के साथ साथ वह उस समय के प्रमुख सूफी संतों, शेखों, हाकिमों, विद्वानों, कवियों आदि का भी उल्लेख करता है। दूसरे खंड में उसने शाहजहाँ के शासनकाल के 10वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष की घटनाओं का विवरण देता है। इस खंड में शाहजहाँ के दैनिक क्रम को भी, छोटी छोटी गतिविधियों का भी वर्णन किया है, जैसे कि सम्राट ने किस दिन कितने लोगों को मनसबें, उपाधियां, खिलहतें प्रदान की थी, किन लोगों को नवीन पदों पर नियुक्त किया, कितने लोगों को पदोन्नति की, सामाजिक समारोह पर सम्राट को भेंट के रूप में कितनी वस्तुएं, कितने मूल्य के हीरे जवाहरात प्राप्त हुए, ये सब कुछ इसमें बताता है। इस प्रकार शाहजहाँ के शासनकाल के प्रथम वर्षों के बारे में लाहौरी के बादशाहनामा में या पातशाहनामा से विस्तृत जानकारी मिलती है। और ये इसमें ये फारसी भाषा में लिखा गया है और बहुत ही अच्छा ग्रंथ माना जाता है। अब है मासीर आलमगीरी। मासीर आलमगीरी का लेखक जो है मोहम्मद शकी मुश्तैद खां है। औरंगजेब का समकालीन था। इस ग्रंथ को अकबर के आदेश से लिखना शुरू किया था और उसकी मृत्यु के औरंगजेब के आदेश, सॉरी अकबर ने औरंगजेब के आदेश से लिखना शुरू किया था और उसकी मृत्यु के 3 वर्ष बाद अर्थात 1710 में इसको लिखकर समाप्त किया था। इसका मतलब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और 1710 में इस ग्रंथ को लिखकर समाप्त किया था। मुश्तैद खां को इसको सरकारी कागजों, व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा है और इसमें स्वयं लिखता है कि उसको 40 वर्ष तक बादशाह के साथ रहने का मौका मिला है और बहुत सारी घटनाएं जो है उसकी आंखों दिखी है और औरंगजेब के शासनकाल में वो बहुत कुछ को घटते हुए देखा, उसको उसने लिपिबद्ध किया है, इसलिए वो बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। लेकिन हम जो है कई इतिहासकार इसके कहते हैं कि पूरे औरंगजेब के शासनकाल की जो घटनाएं 51 साल तक उसका जो लिखा है, उसने वर्णन किया है, वो केवल 541 पेज में ही करके समाप्त कर दिया। क्योंकि मोहम्मद काजिम जो था, इसने आलमगीरी नामा औरंगजेब पर लिखा है, वो खाली पहले के 10 वर्ष जो सम्राट के जीवन के 10 वर्षों का जो वर्णन किया है वो 1107 पेज में किया है। तो इसकी अगर तुलना की जाए तो इनका जो मुश्तैद खां का जो ग्रंथ है वो बहुत ही संक्षिप्त है। अब है मुंतखब लुबाब। मुंतखब उत लुबाब, ये एक तारीख है, खाकी खां भी कहते हैं। इसका लेखक मोहम्मद हाशिम खां था, जो खाकी खां के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि खाकी खां की उपाधि लेखक को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा एक विनोद में ही दी गई थी, थोड़ा मजाक में ही दी गई थी, क्योंकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल का इतिहास लिखने पर पाबंदी लगा दी थी। अतः उसके शासनकाल में तो खाकी खां ने अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को बहुत समय तक छिपा के रखा था
और सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में इसको प्रकट किया था। इसलिए मोहम्मद शाह ने उसे खाकी खा की उपाधि दी, जिसका अर्थ है छुपा हुआ। किंतु डाउसन जो इतिहासकार है वो कहता है कि नहीं, खाकी खा तो जो है वो खुरासन प्रांत के खल्फ का रहने वाला था, इसलिए वो खाकी खा लगाता है। खाकी खा के पिता ख्वाजा मीर थे और स्वयं एक अच्छे इतिहासकार के थे और औरंगजेब के भाई मुराद बख्श की सेना में उच्चाधिकारी थे। जब उत्तराधिकारी युद्ध में मुराद बख्श का वध औरंगजेब ने कर दिया, तब वो वहां से निकल करके ये औरंगजेब की सेना में भर्ती हो गया। तो खाकी खा जो है, ये खाकी खा का पिता भर्ती हो गया, इसलिए खाकी खा की जो परवरिश है वो औरंगजेब के दरबार में ही हुई है और उसने सब कुछ देखा, पला बड़ा देखा उसने, तो वो इसका विवरण उसने इस ग्रंथ में किया है। औरंगजेब ने उसकी प्रतिभा और स्वामी भक्ति को देखकर कई प्रकार के सैनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग पदों पर नियुक्त किया था। 1694 में गुजरात में मुगल सूबेदार द्वारा एक विशेष कार्य के लिए शिष्टमंडल के रूप में अंग्रेजों के पास बंबई भेजा गया था। सम्राट फर्रुखशियर के शासनकाल में हैदराबाद के प्रथम निजाम उल मुल्क ने खाकी खा को अपना दीवान नियुक्त किया था। उन्होंने कई वर्षों तक राजस्व विभाग में कार्य किया था और बहुत अच्छी इनको राजस्व की जानकारी थी। खाकी खा को यह ग्रंथ भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के भारत आक्रमण से प्रारंभ होता है और मोहम्मद शाह के शासनकाल के 15वें वर्ष यानी 1733 ईस्वी तक भी इसका वर्णन मिलता है। इसलिए डाउसन इतिहासकार है, उन्होंने उसको मुगल वंश का इतिहास कहा है। किंतु औरंगजेब के पहले मुगल बादशाह के शासनकाल का जो वर्णन इस ग्रंथ में दिया है वो बहुत ही संक्षिप्त है और कोई उपयोगी नहीं है। लेकिन औरंगजेब और उसके बाद के मुगल सम्राटों का इतिहास बहुत विस्तार से लिखा है, इसलिए यहाँ इसका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि खाकी खा एक बहुत ही राजस्व विभाग के अलग अलग पदों पर रहा था और औरंगजेब और उसके उत्तर मुगलकाई सम्राटों के समय में भी राजस्व व्यवस्था का बड़ा व्यवस्था में रहा था, इसलिए उसका बड़ा विस्तार से उल्लेख किया है। औरंगजेब के समय में इजारेदारी प्रथा का प्रचलन अधिक बढ़ गया था और राजस्व अधिकारी किसानों का भयंकर रूप से शोषण करने लगे थे, जिसके कारण किसानों की दशा बहुत खराब हो गई थी। मनसबदारी प्रथा में भी अकबर के बाद जो भी दोष उत्पन्न हो गए थे उसका भी वो उल्लेख इस ग्रंथ में करता है। वो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की भी आलोचना अपने ढंग से करता है और पतन का मुख्य कारण अमीरों के दो गुट ईरानी और तुरानी को बताता है। तो खाकी खा की इस ग्रंथ का कई दोष भी है कि वो कई जगह पर जैसे कि शिवाजी की आलोचना भी करता है, तो कई जगह पर वो शिवाजी की बहुत ही तारीफ भी करता है। तो इस तरह से कुछ जगह पर इसने ऐसा भी विरोधियों की उसने बहुत बड़े आलोचनाएं की है और तो इस तरह से इसने ये ग्रंथ में ऐसी भी वो दोष भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी इसको हम इस ग्रंथ का महत्व हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ बहुत ही मतलब प्रामाणिक ग्रंथ है। अच्छा, इसके अलावा औरंगजेब के समय में दो हिंदू तो नहीं कह सकते, बहुत से इतिहासकार थे। इसमें हिंदू भी इतिहासकार थे, जिसमें प्रथम भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा लिखा हुआ नुस्खा है दिलकुशा एक ग्रंथ था जो फारसी भाषा में भीमसेन ने लिखा था और इसमें जो है औरंगजेब की दक्षिण नीति के लिए नीति का इसमें वर्णन किया है। और दूसरा जो ग्रंथ है ईश्वरदास नागर ने फतुहात आलमगीरी जो फारसी भाषा में लिखा था और ईश्वरदास नागर ने इस ग्रंथ में औरंगजेब की राजपूत नीति बताई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और अब हमारा जो अगला चैप्टर होगा विदेशी यात्रियों के वृतांत, वो हम बताएंगे। अभी इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।